नमस्कार साथियों, जेके शिक्षा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम रीट, सीटेट, एमपीटेट, यूपीटेट और जो भी शिक्षक की परीक्षाओं में पूछे जाने वाली महत्वपूर्ण डेफिनेशंस अभिप्रेरणा, जो कि एक तरह से मोटिवेशन का कार्य करती है, तो वही अभिप्रेरणा के प्रमुख सिद्धांत जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हम आज यहाँ अभिप्रेरणा के सिद्धांत के बारे में, किस सिद्धांत को किसने दिया और प्रमुख रूप से उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण अभिप्रेरणा से संबंधित जितने भी शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करें। तो प्लीज़ एक बार आपसे वापस विनम्र निवेदन है कि इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो प्लीज़ चलते हैं। सबसे पहले अभिप्रेरणा के सिद्धांत। सर्वप्रथम अभिप्रेरणा के सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अभिप्रेरणा का प्रथम सिद्धांत, अभिप्रेरणा का मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत 1958 में विलियम मैकडूगल के द्वारा दिया गया था। तो इन सिद्धांतों के बारे में हम विस्तार से अगले वीडियो में बारे में पढ़ेंगे। हम यहाँ सिर्फ मोटे तौर पर अधिगम के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो प्रथम अभिप्रेरणा का सिद्धांत वह है मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, जिसको देने वाले मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल है और 1908 में इस सिद्धांत को दिया गया था। दूसरा सिद्धांत अभिप्रेरणा की मांग का सिद्धांत या आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत भी इसको कहते हैं, या स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। तो प्रमुख रूप से इसके कई 2-3 नाम हैं। अभिप्रेरणा का मांग का सिद्धांत, आवश्यकता पूर्ति का सिद्धांत, स्व यथार्थीकरण का सिद्धांत, जो कि अब्राहम मैस्लो द्वारा दिया गया था। सिद्धांत नंबर 3 मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो कि सिगमंड फ्रायड द्वारा दिया गया था। विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत सोलोमन तथा कॉर्बेट द्वारा दिया गया। विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत सोलोमन तथा कॉर्बेट द्वारा दिया गया। और अगला है उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। सक्रियता का सिद्धांत सोलेबरी तथा मेलगोव द्वारा दिया गया। यहाँ देखिए, उद्दीपक विरोधी प्रक्रिया का सिद्धांत सोलोमन है, जबकि सोलेबरी हैं सक्रियता के सिद्धांत के जनक। और अगला है स्थूलन संतुलन स्थे का सिद्धांत चैपलिन, कोकर तथा एप्पल द्वारा दिया गया है। संतुलन स्थे का सिद्धांत चैपलिन, कोकर और एप्पल द्वारा दिया गया। प्रत्यास्थता सिद्धांत या मानवता प्रत्यास्थता सिद्धांत या विक्टर ब्रूम द्वारा दिया गया। प्रत्यास्थता सिद्धांत या मानवता प्रत्यास्थता सिद्धांत विक्टर ब्रूम द्वारा दिया गया। लेविन का सिद्धांत कुर्ट लेविन द्वारा दिया गया। लेविन का सिद्धांत कुर्ट लेविन द्वारा दिया गया। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत 1961 में डेविड सी मैक्लीलैंड द्वारा दिया गया। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मैक्लीलैंड द्वारा दिया गया। प्रोत्साहन का सिद्धांत देखें तो फॉकमैन द्वारा दिया गया। आत्माभिव्यक्ति का सिद्धांत मैस्लो द्वारा दिया गया है। ऐच्छिक सिद्धांत जो कि इच्छा बल पर आधारित हैं। अगला है आनुवंशिक पैटर्न सिद्धांत लॉरेंस द्वारा दिया गया। आनुवंशिक पैटर्न सिद्धांत लॉरेंस द्वारा दिया गया है। अभिप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत 1943 में क्लार्क लियोनार्ड हल द्वारा दिया गया है। अभिप्रेरणा का प्रणोद न्यूनता का सिद्धांत 1943 में क्लार्क लियोनार्ड हल द्वारा दिया गया है। इसी तरह कोपर तथा एप्पल ने जो अभिप्रेरित व्यक्ति होता है, यानी कि जो भी अभिप्रेरणा से प्रेरित व्यक्ति होता है, उसकी 9 विशेषता बताई है। किसने? तो कोपर एवं एप्पल ने। तो यह 9 विशेषता कौन सी है? देखिए, कार्य कुशलता में वृद्धि है तो वह अभिप्रेरित व्यक्ति होगा। व्यवहार में संशोधन होता है और व्यवहार की दशा की ओर प्रेरित करना, सक्रियकरण करना, द्वंद्वों का समाधान, लक्ष्य निर्देशित और मूल
आवश्यकताओं को संतुष्ट करना, ये सभी जो हैं वह जो अभिप्रेरित व्यक्ति की 8 विशेषता होती हैं। अभिप्रेरणा, अगला पढ़ते हैं हम अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, देखिए अभिप्रेरणा से जुड़े हुई कुछ परिभाषा हैं जो कि मैं यहाँ शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ, वही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको पढ़ाऊँगा। तो देखिए स्किनर प्रमुख रूप से स्किनर के द्वारा क्या परिभाषा दी गई है। स्किनर के द्वारा यहाँ पर स्किनर की जो प्रमुख परिभाषा क्या है, देखिए यानी कि सुपर हाईवे, हमें ये याद रखना है कि स्किनर सुपर हाईवे से स्किनर सुपर हाईवे किसका, स्किनर का। तो क्या परिभाषा दी इन्होंने कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राज्य मार्ग है, यानी कि सुपर हाईवे हैं। तो प्रमुख रूप से आशा उम्मीद करता हूँ कि यह आपको समझ आ रहा होगा। शॉर्ट बस हमें एक की पॉइंट याद रखना कि स्किनर से सुपर हाईवे याद रखना। स्किनर कहाँ जा रहा था, तो सुपर हाईवे पर स्किनर जा रहे थे। तो अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राज्य मार्ग है, इसकी परिभाषा होगी अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्तम राज्य मार्ग है। दूसरा क्रेज एवं फील्ड, यानी कि क्रेज एवं फील्ड क्यों का उत्तर, यानी कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। ये कौन कहता है, क्रेज एवं फील्ड क्यों, फील्ड में क्यों जा रहे हो आप। तो ऐसे याद रख लो आप कि क्रेज और फील्ड में क्यों जा रहे हो, फील्ड में खेलने जा रहे हैं, कैच बॉल को कैच करने के लिए फील्ड में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हो आप। तो ये ऐसे हम याद रख सकते हैं, एक की पॉइंट पकड़ सकते हैं अपन, कैच क्यों, फील्ड में कैच क्यों किया। तो और इसकी परिभाषा होगी अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती हैं। अगला है गुड की परिभाषा। गुड कहते हैं कि अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है, यानी कि गुड आप इसे जारी रखो। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, गुड आप इसको जारी रखो, गुड जारी रखो। तो यह इसकी परिभाषा होगी अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है। अगला है एविरल जो वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक है, उनके द्वारा अभिप्रेरणा के संबंध में परिभाषा दी गई सजीव प्रयास, यानी कि अभिप्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास। अब देखिए विरल, यहाँ हम देखते हैं कि विरल यानी कि सुनसान, जो विरल जगह होती है यानी कि सुनसान, वहाँ पर सजीव की उत्पत्ति नहीं होती, सजीव देखने को नहीं मिलती, यानी कि वहाँ विरल क्यों होता है, क्योंकि वहाँ सभी निर्जीव होते हैं, वहाँ कोई बोलता नहीं, ऐसा समझ सकते हैं अपन। हमें एक कीवर्ड पकड़ना है कुल मिला के, और जहाँ तक हो सके हमें हर कंटेंट को अपने तरीके से समझना है ताकि हम इसे इजी वे में लंबे समय तक याद रख सकें। तो एविरल यानी विरल है यहाँ पर, यानी विरल कौन है, जहाँ निर्जीव होते हैं वहाँ विरल होता है, सुनसान होता है। तो इस प्रकार एविरल की परिभाषा दी गई है कि अभिप्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास से है। अगले है पीवी युग। यहाँ पीवी युग यानी पीवी सिंधु से याद रख सकते हैं, क्रिकेट जो खिलाड़ी हैं। देखिए पीवी सिंधु को हमेशा हम जानते हैं कि जो भी खिलाड़ी होते हैं उसे नियमित क्रिया करती रहनी चाहिए, यानी कि इसकी परिभाषा देखें तो पीवी युग के अनुसार अभिप्रेरणा व्यवहार को जागृत करके क्रिया के विकास का पोषण करने तथा उसकी विधियों को नियमित करने की प्रक्रिया है, यानी कि इसकी विधियों को नियमित करने की प्रक्रिया है, यानी कि हम व्यवहार को जागृत करने और उसे नियमित करने की क्रिया है। यानी व्यवहार को जागृत करने, खेलने के लिए अपने व्यवहार को जागृत करो, उसे नियमित बनाओ, नियमित करने की प्रक्रिया है। तो पीवी सिंधु से पीवी याद रख सकते हैं अपन। अगला है वुडवर्थ की परिभाषा है अभिप्रेरणा व्यक्तियों की। देखिए अभिप्रेरणा निश्चित उद्देश्य और निश्चित व्यवहार कौन करता है, वुडवर्थ हमेशा निश्चित उद्देश्य और निश्चित व्यवहार करता है। इसकी परिभाषा देखिए तो अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है, यानी कि निश्चित उद्देश्य के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट कौन करता है, वुडवर्थ करता है। तो 2 कीवर्ड पकड़ लीजिए आप, तो निश्चित उद्देश्य और निश्चित व्यवहार कौन करता है, वुडवर्थ। किसके लिए करता है, अभिप्रेरणा के लिए करता है। अगला है रिली और लेविस के अनुसार क्या है, अभिप्रेरणा एक ऐसा बल है जो भीतर से पैदा होता है। रिली और लेविस से अभिप्राय हैं
ऐसा बल है जो भीतर से पैदा होता है। भीतर से बल पैदा कौन करता है? तो रिली तथा लेविस, ये याद रखना हमें। और इसकी परिभाषा देखिए तो अभिप्रेरणा एक ऐसा बल है, यानी कि कौन है? बल है किसका? रिली तथा लेविस का एक इंटरनल फोर्स है, बल है जो व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होता है। कहाँ से उत्पन्न होता है? तो व्यक्ति के भीतर से उत्पन्न होता है, न कि किसी ऐसी चीज़ से जिसे शिक्षक छात्र में अपनी ओर से पैदा करते हैं। यानी कि शिक्षक छात्र में अपनी ओर से पैदा नहीं करते हैं इस बल को, फोर्स को, जबकि बालक में वो स्वयं अपने अंदर भीतर से पैदा होता है। ये कौन कहता है? रिली तथा लेविस, दो व्यक्ति कहते हैं। ये याद रखिए। अगला है मैकडूगल के अनुसार। मैकडूगल ने दी है परिभाषा शारीरिक, देखिए दो कीवर्ड याद रखिए, शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं। कौन सी दशा? शारीरिक दशा तथा मनोवैज्ञानिक दशा। मैकडूगल की दशा खराब हो गई थी। मैकडूगल गल यानी कि दशा खराब हो गई थी। मैकडूगल की दशा खराब हो गई थी, शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं खराब हो चुकी थी। अपन ये याद रख सकते हैं इससे कि अभिप्रेरणा यानी कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक मैकडूगल के अनुसार जो परिभाषा है अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। यानी कि अभिप्रेरणा क्या है? शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं जो किसी कार्य करने के लिए प्रेरित करती है हमें। तो आशा उम्मीद करता हूँ कि समझ आ रहा होगा दोस्तों आपको वीडियो। तो अगला है ब्लेयर, जॉनसन तथा सिम्पसन। ब्लेयर, जॉनसन और सिम्पसन। ब्लेयर और जॉनसन सिम्पसन के अनुसार परिभाषा देखिए तो देखिए आप, अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है जिसमें सीखने वाले की आंतरिक शक्तियाँ या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होते हैं। इसकी परिभाषा थोड़ी बड़ी है, लेकिन ब्लेयर, जॉनसन, सिम्पसन तीनों क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया है। क्या है? तो एक प्रक्रिया है जिससे सीखने वाले की आंतरिक शक्तियाँ, यानी कि सीखने वाला की आंतरिक शक्तियाँ या आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होते हैं। यानी कुल मिला के जो आंतरिक शक्तियाँ हैं और आवश्यकताएं उसके वातावरण में विभिन्न लक्ष्यों की ओर निर्देशित होती है। ये कौन कहते हैं? तो ब्लेयर, जॉनसन और सिम्पसन कहते हैं। अगला है मैकडोनाल्ड के अनुसार। मैकडोनाल्ड के अनुसार इसकी परिभाषा देखिए तो अभिप्रेरणा व्यक्ति की एक आंतरिक शक्ति परिवर्तन है। व्यक्ति की एक आंतरिक शक्ति परिवर्तन, बाह्य शक्ति नहीं, एक आंतरिक शक्ति परिवर्तन है जो भावनात्मक उद्वेलन व पूर्वानुमेय लक्ष्य के संबंधों से ज्ञात होता है। ठीक है, तो ये कीवर्ड याद रखिए, भावनात्मक उद्वेलन और पूर्वानुमेय लक्ष्य, ये दोनों कीवर्ड याद रखिए। किससे जुड़े हुए? तो मैकडोनाल्ड से जुड़े हुए हैं। भावनात्मक उद्वेलन तथा पूर्वानुमान से व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को भावनात्मक उद्वेलन और पूर्वानुमान, ये मैकडोनाल्ड से आप इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। अगला है मार्गन, किंग, बीज और स्कोपर। मार्गन, किंग और स्कोपर। मार्गन, किंग और स्कोपर के अनुसार इसकी परिभाषा देखिए तो अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक प्रेरक तथा कर्षण बल से होता है। प्रेरक और कर्षण बल याद रखिए। अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक प्रेरक तथा कर्षण बल से होता है जो खास लक्ष्य की ओर व्यवहार को निरंतर ले जाता है। यानी कि जो हमारा खास व्यवहार या तो खास लक्ष्य होता है उसकी तरफ निरंतर कौन ले जाता है? तो कर्षण बल। कौन ले जाता है? तो कर्षण बल या एक प्रेरक। मार्गन, किंग हमेशा लक्ष्य की ओर निरंतर ले जाता है। मार्गन, किंग और बीच स्कोपर, ये हमारी परिभाषा हुई है। देखिए अब हम पढ़ते हैं प्रेरकों का वर्गीकरण। यहाँ प्रेरकों का वर्गीकरण पढ़ते हैं, अभिप्रेरणा से ही संबंधित प्रेरकों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। अब प्रेरक क्या होता है? जैसे आप ये समझ सकते हैं कि कोई भी चीज़ हुई या कोई भी वस्तु हुई या कोई भी परिस्थिति हुई या व्यक्ति या अपन विशेष स्थान, यानी कहने का अर्थ है कि कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी वस्तु हो सकती है, कोई भी परिस्थिति हो सकती है या व्यक्ति, स्थान, कुछ भी हो सकता है, जो कि ये सारी जो हमारी क्रिया को या हमारे व्यवहार को, हम जो भी क्रिया करते हैं या हमारे व्यवहार को, ध्यान को प्रभावित करने की क्षमता रखता है, ये प्रेरक कहलाता है। जैसे हम इसको एक एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं। जैसे कि मान लो हम कहीं पर भी जाते हैं तो हमें कोई भी चीज़ आकर्षित करती है, लेकिन उनमें से कोई एक विशेष पर्टिकुलर एक चीज़ होती है वो अधिक प्रेरित करती है, तो वह हम एक प्रेरक का कार्य करेगी या उसे हम कह सकते हैं एक उद्दीपक का कार्य करेगी। यानी कि तो इस प्रकार ये प्रेरकों का वर्गीकरण किया गया। अब प्रेरकों का वर्गीकरण निम्न वैज्ञानिकों ने किया है, जैसे मैस्लो द्वारा किया गया है, थॉमसन द्वारा किया गया है, गैरेट द्वारा किया गया है। अब देखिए प्रेरक होते हैं, जन्मजात प्रेरक होते हैं जो कि प्राथमिक प्रेरक कहलाते हैं, और अर्जित यानी कि एक्वायर्ड होते हैं जो कि द्वितीयक प्रेरक कहलाते हैं। मैस्लो ने जन्मजात और अर्जित प्रेरक को
नाम दिया है, प्रेरकों का नाम दिया है जन्मजात और अर्जित प्रेरक बताए हैं, जबकि थॉमसन ने स्वाभाविक और कृत्रिम प्रेरक बताए हैं। स्वाभाविक प्रेरक होते हैं और एक कृत्रिम प्रेरक होते हैं। वही अगर देखें तो गेरेट के अनुसार 3 बताए हैं। एक होता है जैविक जैविक या प्राथमिक प्रेरक और सामाजिक प्रेरक, या एक मनोवैज्ञानिक प्रेरक होता है। मनोदैहिक अपन कह सकते हैं कि जैविक और प्राथमिक प्रेरक हो सकता है। इसी के प्रकार हम देखिए आप प्रेरक को हमने प्रारंभ में प्रेरक 2 प्रकार के बताए थे। नॉर्मली सामान्य देखें तो प्राथमिक और द्वितीयक प्रेरक। इस प्रकार प्राथमिक प्रेरक को जन्मजात प्रेरक बताया किसने? मैस्लो ने। वही प्राथमिक प्रेरक को स्वाभाविक प्रेरक किसने बताया? तो थॉमसन ने। और वही प्राथमिक प्रेरक को जैविक प्रेरक किसने बताया? तो गेरेट ने। इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। अब अगला है जॉन पी डिसेको। जॉन पी डिसेको ने अभिप्रेरणा के घटक बताइए। देखिए अभिप्रेरणा के घटक 4 प्रकार के जो जॉन पी डिसेको ने अभिप्रेरणा के 4 घटक बताए हैं। उत्तेजना, जैसे उत्तेजना, आकांक्षा, उत्तेजना और प्रोत्साहन तथा दंड। इस प्रकार जॉन पी डिसेको ने अभिप्रेरणा के 4 प्रमुख घटक बताए हैं। तो साथियों, उम्मीद करता हूँ कि हमारे द्वारा बनाया गया इस प्रकार का रोचक वीडियो आपको समझ आया होगा। तो प्लीज़ आप चैनल को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर ज़रूर करें इसको, ताकि हम इस प्रकार के और कंटेंट, छोटे छोटे कंटेंट आपके सामने लेकर उपस्थित रहें। तो प्लीज़ आज के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।